इस टाइम हम लोग फिरोज़ शाह कोटला में मौजूद हैं। वो पता है ना, यहाँ पे लोग मानते हैं कि यहाँ जिन्न होते हैं। आओ दिखाता हूँ एक चीज़ तुम्हें। ये मन्नत के ताले नज़र आ रहे हैं। लोगों ने मन्नत के ताले, चूड़ियाँ लपेट के धागे बांधे हुए हैं। उनका ये मानना है कि इसके अंदर जिन्नात रहते हैं। वो यहाँ पे अपनी चिट्ठियाँ लिख के भी छोड़ देते हैं और कहते हैं कि वो चिट्ठी लिख के यहाँ छोड़ देंगे और मन्नत मांगेंगे, अंदर जो जिन्नात रहते हैं वो उन मन्नतों को पूरा कर देते हैं। इस वक्त दोनों वक्त मिल रहे हैं, मतलब मगरिब का वक्त है और मैं यहीं जिन्नों के कमरे के बाहर खड़ा हूँ और फिरोज़ शाह कोटला के इस किले में खड़ा हूँ। यहाँ पर हम लोग बैठ के बात करेंगे फिरोज़ शाह की, फिरोज़ शाह के इतिहास की, और फिरोज़ शाह ने दिल्ली में कैसा शासन चलाया और दिल्ली कितना विस्तार और कितना संरक्षण और कितना सब कुछ पाई और फिरोज़ शाह ने क्या क्या किया, इस बारे में। फिरोज़ शाह कोटला से लाइव नहीं, रिकॉर्डेड। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको मोहम्मद बिन तुगलक के सपनों का टूटना, बिखरना, बनना, संवरना, सजना सब सिखाया, बताया। और ये बताया कि लोग उनको सन की राजा कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। वो अपनी वक्त से आगे की सोच के राजा थे। ये वाले जो इतिहासकार कहते हैं, मैं इनकी बात को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। फिर मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज़ शाह ने एक नई दिल्ली बसाई और दिल्ली का विस्तार हुआ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं फिरोज़ शाह कोटला में, जो फिरोज़ शाह ने ही बनाई थी। और फिरोज़ शाह कोटला के अंदर में भी इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। ये पीछे आपको जो विजुअल नज़र आ रहे हैं ना, ये जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद है और अभी भी यहाँ पर शायद नमाज़ वगैरह होती है, क्योंकि मस्जिद के अंदर जूते पहन के जाना अलाउ नहीं था। और इस तरफ जो आपको लोकेशन नज़र आ रही है, मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगा बाद में, अशोक की लाट है। इसको फ़िरोज़ शाह जो है इन्होंने हरियाणा से कहीं से मंगवाई थी। अब मैं आपको बताता हूँ फ़िरोज़ शाह के शासन के बारे में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने के अंदर में आपके हाथ से साउथ तो इनके हाथ से निकल ही गया था। बहमनी साम्राज्य बन गया था, विजयनगर साम्राज्य बन गया था। और मैंने आपको वादा किया है कि विजयनगर साम्राज्य की कहानी मैं आपको हम्पी ले जाके ही सुनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब फ़िरोज़ शाह तुगलक का जो है ना खेल, वो ऐसा था, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जो है कभी भी बड़े विजय अभियान बनाने की कोशिश नहीं की। फ़िरोज़ शाह का जो सीधा सीधा सिंपल था, वो जो दिल्ली है ना, उसको सजाने संवारने का काम किया। कई शहर बनाए। आपको एक ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ जो आमतौर पे जो है पब्लिक डोमेन के अंदर में नहीं आता। हरियाणा का एक शहर है, उसका नाम है हिसार। हिसार लगता है कि जाटों का कोई नाम होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। हिसार एक अरबिक नाम है और हिसार जो शहर बनाया था, ये फ़िरोज़ शाह ने ही बनाया था। और हिसार के अंदर आप जाएंगे ना, तो वहाँ अभी भी फ़िरोज़ शाह का किला मौजूद है, बस स्टैंड के बिल्कुल सामने। अगर मौका लगेगा तो हम लोग भी वहाँ पर जाकर आपको दिखाएंगे। फिर इन्होंने फ़िरोज़ाबाद करके एक शहर बनाया। सबसे बढ़िया जो इन्होंने शहर बनाया और लोगों को मालूम भी नहीं है, एक शहर इन्होंने और बनाया, जौनपुर। और बाकी जो हम हौस खास में गए थे ना, जहाँ से मैंने अलाउद्दीन खिलजी का वीडियो डाला था, तो हम लोग तो हौस खास उस टाइम पे सिर्फ हौस की बात कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर एक मदरसा है जिसके वीडियो उसमें आप देखेंगे तो आपको दिखेंगे। तो वो मदरसा भी जो है फ़िरोज़ शाह ने ही बनाया। फ़िरोज़ शाह कोटला का ये महल तो फ़िरोज़ शाह ने बनाया ही। तो ये खूब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और खूब शांति का वातावरण था यहाँ पर। और सूफ़ी परंपरा जो है फल फूल रही थी। और सूफ़ी परंपरा के निज़ामुद्दीन औलिया तो उस टाइम तक जा चुके थे, लेकिन अगले संत जो है चिश्ती परंपरा के अगले संत यहाँ पर आ चुके थे और वो धर्म का और शांति का और भाईचारे का, अमन का पैगाम दे रहे थे। तो यानी कि इस टाइम पे दिल्ली एक तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो थोड़े टाइम के लिए अनस्टेबल हुई थी, वो पूरे तरीके से एक मज़बूत दोबारा से दिल्ली सल्तनत की मज़बूत नींव पड़ चुकी थी। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जो है बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन की, शहर बनाए, फ़िरोज़ाबाद बनाया, हिसार बनाया, जौनपुर बनाया, बहुत सारे मदरसे बनाए। किसानों को तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत सारी नहरें बनाई, बहुत सारे कुएँ बनाए, बहुत सारी बावलियाँ बनाई। और एक तरीके से जो है लगातार कंस्ट्रक्शन होती रही। और ऐसा नहीं कि ये लोग ये छोड़ के चल रहे थे। मैं आपके पास गया था जब हम लोग तुगलक के किले में गए थे, उस टाइम पर हम लोग एक मकबरे पे गए थे। वो फ़िरोज़ शाह का मकबरा था। वहाँ पर ये पुराने लोगों को भी लगातार याद कर रहा था, भूल नहीं रहा था। जैसे ये अशोका की लाट जो है इसने हरियाणा से मंगवाई थी। वहाँ पर इसने मंगोलों से योद्धा, लड़ने वाले योद्धा
फराज ख़ान की मकबरा भी इसने बनवाया था वहाँ पर। तो ये कुछ भूल नहीं रहा था, ये सब कुछ याद रख रहा था। और ये ऐसा बादशाह था जो तरक्की और उसके अंदर में जो है उन्नति और प्रगति और कंस्ट्रक्शन वगैरह बनाने में। कुतुब मीनार की 2 बिल्डिंगों पे जो बिजली गिरी थी, आपने पहला एपिसोड देखा होगा जब हम लोग मेहरौली में गए थे, तो ऊपर की वो जो मार्बल की 2 मंजिलें बनी हुई हैं कुतुब मीनार की, वो मंजिलें भी जो है फ़िरोज़ शाह ने ही बनाई थी। अब कुछ ऐसी बातें हैं जो हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो और नहीं भी हो। कुतुब मीनार के अंदर आपने देखा होगा कि एक और लोह की लाट लगी हुई है, और वो वहाँ पर आगे एक बोर्ड लगा हुआ है कि ये अनंगपाल कहीं से लेकर आए थे। हमने भी वीडियो बनाया और उस वीडियो के अंदर आपको बताया कि वो अनंगपाल, क्योंकि ज़्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि ये लाट अनंगपाल लेकर आए। लेकिन आप जानते हैं ऐसी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में 3 लाटें हैं। एक तो आपकी कुतुब मीनार के अंदर है, एक लाट ये यहाँ पर लगी हुई है, ये मौर्य काल की सब लाटें हैं, और एक लाट जो है हिसार के किले में है जो फ़िरोज़ शाह ने बनाया था, जहाँ पर उनका दीवान आम, दीवान ख़ास ये सब चलता था। ये तीनों लाटें जो है, 2 लाटें, इनको इतिहासकार ये मानते हैं 100% ये फ़िरोज़ शाह की जो किताब है फ़िरोज़ शाही, उसके अंदर में लिखा हुआ है। और उस टाइम के समकालीन दुनिया के अलग अलग इतिहासकारों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ये 2 लाटें जो है फ़िरोज़ शाह ने मंगाई थी। जिसके बाद जो है आने वाले टाइम में जब आर्कियोलॉजिकल ने सर्वे किया, रिसर्च की, तो उनको ये पता लगा कि ये लाटें जो है फ़िरोज़ शाह के युग से काफ़ी पुरानी है। और हमारे सामने अशोका नाम का चरित्र भी निकल कर आया। तो इस लाट का बड़ा योगदान है। अगर ये उस टाइम पे गुम हो जाती या खो जाती तो फिर हमारे सामने हो सकता है अशोका भी ना होते। बहरहाल, तो मुझे ये डाउट है कि वो तीसरी लाट भी क्यों नहीं फ़िरोज़ शाही लेकर आए हों जो मेहरौली के अंदर रखी हुई है। लेकिन ये है क्योंकि देखिए कुछ लोकोक्तियों, कुछ कहानियों, किस्सों और बदकही के अंदर ये बात मिलती है कि वो लाट जो है अनंगपाल लेकर आए। इतिहासकार उसको कंफर्म नहीं करते, लेकिन क्योंकि उसके अलावा कोई रेफरेंस नहीं मिलता, फ़िरोज़ शाह के तौर से कोई रेफरेंस नहीं मिलता, इसलिए उस बात को इतिहासकार मानते नहीं हैं कि वो तीसरी लाट जो है फ़िरोज़ शाह लेकर आए थे। हाँ, 2 का कन्फर्मेशन है कि फ़िरोज़ शाह लेकर आए थे, उसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है। 1-2 जगह पर एविडेंस है, तो ये माना जाता है कि वो लाट जो है वो अनंगपाल लेकर आए थे और उन्होंने वहाँ पर वो लाट स्थापित की थी। अब मैं आपको बताता हूँ, एक और बात थी जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर मैं आपको बताई थी कि तैमूर ने हमला करके फ़िरोज़ शाह के बाद, तो देखिए दिल्ली ये आखिरी प्रभावी राजा था तुगलक वंश का, और उसके बाद जो बीच में सैयद वंश भी आया, तो लोदियों से पहले तो ये समझ लीजिए बर्बादी हो गई थी दिल्ली एक तरीके से। मैंने आपको बताया कि एक आक्रमणकारी आया तैमूर, और तैमूर ने दिल्ली को तहस नहस कर दिया, कत्लेआम कर दिया, कत्ल गारत कर दिया। उस वक्त मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तैमूर एक आक्रमणकारी था। तो क्या तैमूर सच में एक आक्रमणकारी था और उसने जो है भारतीय सभ्यता को पूरे तरीके से निस्तो नाबूद करने की कोशिश की, और जो लोग कहते हैं कि भैया आक्रमणकारी आए और हमारी जो है मिटाने की कोशिश की, हमारी सभ्यताओं को, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी मस्जिदों को तोड़ा, हमारी सभ्यताओं को मिटाया। सबसे पहली बात तो ये है कि तैमूर जो आया वो ये जब देखा उसने कि तुगलक जो है कमज़ोर पड़ रहे हैं यहाँ पर और दिल्ली सल्तनत कमज़ोर पड़ रही है, तो उसको एक मौका लगा कि उसको ये पता था कि इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना सब कुछ है, खुशहाली है, बहुत पैसा है इंडिया के पास, भारत के पास उस टाइम पे बहुत पैसा था। दिल्ली, भारत मतलब दिल्ली सल्तनत जहाँ जहाँ पर भी राज करती थी, दिल्ली सल्तनत के पास बहुत पैसा था। तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी उस दौलत को एक झटके के अंदर ग्रैब करने की, तो इसलिए उसने हमला किया और सिर्फ धन यहाँ से लूटा और यहाँ से चला गया। अब आप देखिए, आक्रमणकारी आमतौर पे कहा जाता है मोहम्मद गौरी आए और तैमूर आए। अब आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मोहम्मद गौरी जब आए तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है अपना सेनापति नियुक्त कर गए। तो मोहम्मद गौरी का उद्देश्य दिल्ली पे शासन चलाना था और उन्होंने अपने सबसे काबिल सेनापति को यहाँ पर नियुक्त किया। ये बात और है कि मोहम्मद गौरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इंडिपेंडेंट दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को इस जगह, इस मिट्टी से मोहब्बत थी, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन ये जो तैमूर आया, इसको दिल्ली में प्रशासन चलाने की कोई भी तरीके की मंशा नहीं थी। ये यहाँ पर इन्होंने सैयदों को छोड़ा, वो लोग कमज़ोर काहिल लोग थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि तैमूर अपने आप को भले ही चंगेज़ खान का वंशज कहता था, लेकिन उसकी तो खुद की ज्योग्राफी बिगड़ी हुई थी, पूरे तरीके से बिगड़ी हुई नहीं थी। और चलो ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, तैमूर जो उस टाइम पे जिस खित्ते और हिस्से में राज कर रहा था, उसे दिल्ली की वैल्यू क्यों नहीं लग रही थी उस टाइम पे,
दिल्ली को क्यों वैल्यूलेस मान रहा था। आज का समरकंद, आज का मतलब उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, इराक़, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारा का सारा इलाका जो है बहुत बड़ी एक सल्तनत संभाल रहा था समरकंद में राजधानी बना के तैमूर। उसकी बहुत बड़ी सेना थी, उसका बहुत विशाल साम्राज्य था। उसके लिए, उसको चलाने के लिए उसको धन की ज़रूरत पड़ती थी। इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स जो जनता से वसूल करता था वो नाकाफ़ी था, तो लगातार वो ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश करता था जहाँ पर वो सल्तनतों को लूटे। और क्या तैमूर ने सिर्फ भारत पे हमला किया? और क्योंकि भारत के अंदर में जो है हिंदू आबादी रहती थी, इसलिए तैमूर ने भारत पे हमला किया। आपको पता है तैमूर ने सबसे बड़ा कांड क्या किया अपनी ज़िंदगी के अंदर? उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसके साथ हुई है? उसकी सबसे बड़ी लड़ाई हुई है ऑटोमन एम्पायर के साथ। और ऑटोमन एम्पायर उस टाइम पर जो है अपना साम्राज्य बढ़ाता जा रहा था। वो तो आप जानते ही हैं, तुर्किश मूल के मुस्लिम साम्राज्य था वो पूरा का पूरा। उसको वो बढ़ाते जा रहे थे, पूरे यूरोप में घुस गए थे और कोई मानता नहीं था कि ये लड़ाई जो है ये इनको कोई हरा भी सकता है। अविजय हो गए थे वो पूरे तरीके से ऑटोमन वाले। तैमूर ने जब उनको जंग के अंदर, ना सिर्फ तैमूर गया जंग के अंदर, ललकारा, उनको हराया और ऑटोमन का प्रभाव पूरे तरीके से यूरोप पे कुछ टाइम के लिए रोक दिया उसने पूरे तरीके से। तो यानी कि तबाही तैमूर ने वहाँ पर भी मचाई, ठीक है। और तैमूर ने तबाही यहाँ पर भी मचाई। तो तैमूर एक मजबूत लड़ाका था। तैमूर बेसिकली मंगोली था। आप लोग देखते हैं कि मंगोलों से लगातार ख़तरा बना रहता था। आप देखिए तो शुरू से ही आप देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तमिश जिस साम्राज्य को जलालुद्दीन जब भाग कर आया था, जिसको मंगोलों ने तबाह कर दिया था, और इल्तमिश ने कूटनीतिक फ़ैसला किया था। मैंने वीडियो में आपको भी बताया है कि वो मंगोलों से उस टाइम लड़ने और उलझने की बजाय उसने जलालुद्दीन को शरण ही नहीं दी थी यहाँ पर। तो ये जो मंगोलों का सिस्टम था का पूरा, ये हमला होता है। तो मंगोल बेसिकली बाद में क्या हुआ, ये मंगोल ही जो है ना 3 हिस्सों में बट गए। एक तो आज का आपका चाइना समझ लो, युआन। तो युआन के अंदर में ये मुस्लिम नहीं रहे, लेकिन बाकी 2 जो साम्राज्य थे मंगोलों के वो पूरे तरीके से इस्लामिक हो गए। उसके पीछे वजह ये रही कि इन्होंने जिन साम्राज्यों पर, जलालुद्दीन के जिस साम्राज्य पर, ये कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान का इलाका, जिन जगह वहाँ पर पब्लिक जो है वो इस्लामिक थी, तो राजा के पास तक पहुँच बनी इस्लाम की। और ये जो मंगोल होते थे, इनका मज़हब क्या होता था बेसिकली, ये आकाश को देखते थे, एक समझ लीजिए आकाश देव मान लीजिए, और ऐसे करके ये प्रार्थना करते थे और बीच में कोई इनका मीडिएटर होता नहीं था। तो ये फ़िलॉसफी जो है ना इस्लाम के ज़्यादा करीब थी। तो जब संतों का और इनका सूफियों का आगमन हुआ दरबारों के अंदर और मंगोलों का शासन स्थापित हुआ ऐसे इलाकों में जहाँ पर इस्लामिक शासन था, तो आमतौर पे क्या हुआ कि इस्लाम के प्रभाव में आए और ये सब के सब जो है मुसलमान बन गए। तैमूर अपनी ख़ुद की ज्योग्राफी, मतलब पहले मंगोल था, फिर बाद में जो है क्या कहते हैं वो इस्लाम लेकर आया और एक इस्लामिक साम्राज्य की उसने एक बहुत बड़ी स्थापना की। और एक इस्लामिक साम्राज्य की लड़ाई जो हुई वो ऑटोमन एम्पायर से हुई, वो भी एक इस्लामिक साम्राज्य था। यानी कि उस ज़माने में हर राजा अपना विस्तार चाह रहा था, धार्मिक इसके अंदर में इतनी बड़ी पहचान नहीं थी। अच्छा, उसके एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, ऑटोमन को धोया तैमूर ने, दिल्ली सल्तनत को धोया तैमूर ने। ये दोनों साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य थे और बहुत शक्तिशाली और बहुत पैसे वाले साम्राज्य थे। ऑटोमन तो अविजयी थे, उनको तो जब धोया तैमूर ने तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि तैमूर इनको धो भी सकता है। दिल्ली के अंदर शासन नहीं चलाया, कमज़ोर करके दिल्ली को वो चला गया, ठीक है। और दिल्ली का विस्तार और दिल्ली की खूबसूरती और दिल्ली का बिल्डअप जो है पूरे तरीके से ख़त्म हो गया। उसके कुछ तैमूर तो चला गया, लेकिन आप समझिए तैमूर के बाद ये जो बाबर भारत आया ना मुग़ल, ये तैमूर का ही 5वीं पीढ़ी का बेटा था। तैमूर की सल्तनत जो है बिखरते 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 मतलब समरकंद के अंदर बाबर रह भी नहीं पा रहा था, इस लायक हो गया था। वो तैमूर जो ऑटोमन को हरा रहा था, दिल्ली सल्तनत को हरा रहा था, बाबर सिर्फ काबुल के अंदर उसका राज रह गया था, छोटी सी जगह पर, और उसको अपना एक साम्राज्य चाहिए था। तो वो फिर वापस उसने हिंदुस्तान का रुख किया। तो यानी कि तैमूर हो, जैसे ही उस ज़माने के अंदर ये था, जैसे ही शासक कमज़ोर पड़ता था, दूसरी शक्तियाँ उस मौके का फ़ायदा उठाती थी और टूट पड़ती थी। तो जैसे ही तुगलक कमज़ोर पड़े, तैमूर को वो मौका लगा कि इनको हरा सकते हैं और इनसे बहुत सारा धन प्राप्त कर सकते हैं। उसने ना धर्म ना जाति कोई मतलब नहीं था, उसने हमला किया और उनको लूट मार कर दी दिल्ली के अंदर, और यहाँ से बहुत सारा ख़जाना लूट के वो अपने समरकंद ले भी गया। बहुत सारे कारीगर ले गया, बहुत सारे शिल्पकार ले गया,
बहुत कुछ यहाँ से लेकर चला गया। इसी तरीके से तैमूर को जब ये अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि वो अगर एक बार ऑटोमन को बीट कर देता है तो उसको वहाँ से भी बहुत सारी ताकत मिलेगी, बहुत सारी। मैंने ऐसे ही मतलब सोच रहा था मैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तैमूर के दिमाग के अंदर ये बैठा हो कि साला अलाउद्दीन खिलजी ने हमको इतना हराया था, हमको पेला था हैं, और अब मैं भले ही मुसलमान बन गया हूँ और ये धुरंधर पार्ट 2 हो गई है, तो क्यों ना मैं जाके जो है इसको सबक सिखाऊं अब दिल्ली सल्तनत वालों को। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ऐतिहासिक तौर पर ये प्रमाणित नहीं है। ये 92 साल बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो लड़ाइयाँ लड़ी मंगोलों के साथ, उसके 92 साल के बाद का ये किस्सा है, जब जो है तैमूर ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया। उसके बाद अगली सत्ता तो कमज़ोर रही और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली की सत्ता तो कमज़ोर हो गई थी, उसके बाद सैयद वंश आ गए। उसके बाद फिर दिल्ली दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी होनी शुरू हुई लोदियों के ज़माने में, और दिल्ली सल्तनत फिर से जो है उसने अंगड़ाई लेनी शुरू करी लोदी के ज़माने में। तो हम लोग जब अगला वीडियो बनाएंगे, देखिए कुछ वीडियो तो आपके साथ मेरे ड्यू हैं। हम्पी वाला ड्यू है, वो मैं 100% बनाऊँगा आपको। एक वीडियो मेरा ड्यू है ये हिसार वाला, ये मैं आपको 100% बनाऊँगा। और जब मैं वहाँ जाऊँगा तो आपको वो रज़िया सुल्तान की ख़बर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और एक तीसरा मेरा वीडियो अब आपके साथ ड्यू है जौनपुर वाला। जौनपुर में बड़ा कमाल हुआ, जैसे तुगलक कमज़ोर हुए, फिरोज़ शाह कत्ल हुआ, आखिरी प्रभावी रहा था फिरोज़ शाह की जब मौत हुई तो वहाँ पर एक शिरक करके जो है सुल्तान थे, उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। आपको पता है आज का जौनपुर पूर्वांचल का एक मामूली सा इलाका, आज भी जौनपुर के अंदर बहुत बड़ा किला है, यहाँ पर एक सल्तनत बनी और ये आर्थिक केंद्र बना और बहुत तरक्की और बहुत नाम और बहुत यश इस इलाके ने कमाया। जौनपुर ने जो ये शहर बनाया था फिरोज़ शाह ने, तो वो अगर वहाँ जौनपुर जाना हुआ तो वो वाले किले की भी आपको यात्रा कराएंगे और उस साम्राज्य के बारे में भी आपको डिटेल से हम लोग बताने की कोशिश करेंगे। अब सबसे ख़ास बात इस इलाके के बारे में, देखिए ये जो किला है ना, आमतौर पे शाम के वक्त, मतलब जब सूरज चांद मिल रहे होते हैं, दोनों वक्त मिलते हैं, और इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार जब मगरिब का वक्त होता है, एक पीछे तो ये मेरी जामी मस्जिद है, इधर ही अशोक की लाट का स्तंभ है, इसके नीचे ना कमरे हैं और इसके नीचे और भी नीचे तहखाने हैं। कहते हैं यहाँ पे ना जिन्नात रहते हैं और लोग यहाँ पर आज भी आते हैं। और देखिए हम तो मगरिब के वक्त ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, दोनों वक्त इस टाइम पे मिल रहे हैं और जिन्नात यहाँ पर घूम रहे होंगे, टहल रहे होंगे, क्योंकि देखिए सामने मस्जिद, हो सकता है मस्जिद में नमाज़ पढ़ने भी जाते हों, और हो सकता है कि यहाँ तहखानों में भी इस टाइम छत पे देख रहा हूँ कि 2 आदमी भैया ये वीडियो बना रहे हैं। तो यहाँ पर जिन्नात रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि लोग यहाँ पर चिट्ठियाँ लिख के जाते हैं, जो उनकी मनोकामनाएं होती हैं, दिया जला के जाते हैं और वो यहाँ पे डाल जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी भी हो जाती हैं। और लोग जो है मतलब काफ़ी पुरानी बात है कि लोग जो है यहाँ पर आने से इस टाइम पर घबराते हैं, डरते हैं, लेकिन मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, ये जानते हुए कि भी जिन्नात होते हैं, मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि जिन्नात अगर होते भी हैं ना तो वो आपको परेशान नहीं करते, ठीक है, आपको कुछ नहीं कहते। आप बिंदास यहाँ पर आइए, घूमिए, अपनी मन्नत मांगिए, दुआएं कीजिए, और मौका लगे तो बड़ी खूबसूरत लोकेशन है ये, यहाँ पर आइए फिरोज़ शाह के इसके ऊपर में। और अगले वीडियो के अंदर में मैं आपको ना तैमूर के साम्राज्य, तैमूर और ऑटोमन की लड़ाई, वो लोकेशन से, हिस्टोरिकल लोकेशन से तो होगा, और उसके बाद सैयदों का जो शासन रहा 35-37 साल का, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। फिर उसके बाद में हम लोग लोदियों की चर्चा करेंगे और यात्रा को बढ़ाते रहेंगे, दिल्ली के विस्तार को, कैसे विस्तार होता गया, दिल्ली कैसे बनती बसती उजड़ती गई। अभी तक की सबसे भयंकर मार दिल्ली ने जो है ये तैमूर के हमले में झेली थी। तो फिर बिखरने के बाद फिर दोबारा इसकी बसावट कैसे शुरू हुई, वो चर्चा जो है अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद। अबे जिन्नात आते हैं इस टाइम।